सर आज मुख्यमंत्री ने मुलाकात के लिए बुलाया था। गुल को पहले जी कोई बात नहीं। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई सर? मेरा तो एक ही मुद्दा है, हरिद्वार के अंदर पंचायती चुनावों में जिस तरीके से ग्रामीण नेतृत्व को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, परिसीमन और आरक्षण के वेपन का इस्तेमाल करके नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से जो चुनाव होना चाहिए था उसको प्रभावित करने की चेष्टा की गई, वो मैंने मुख्यमंत्री के सामने रखा। मैंने कहा मैं इतना व्यथित था, उसी के लिए मैंने कहा आपके घर पर मुझे उपवास का निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि मैं पहले नहीं मिल पाया था उनसे और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद शिष्टाचारवश मुझसे भेंट करने आए थे। तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था कि मैं शिष्टाचारवश उनसे भेंट करने आने के बजाय सीधे उपवास पर बैठूं, इसलिए मैंने उनसे मिलने की बात कही और मैं मिला उनसे। अब स्थिति यह है कि आज यदि कुछ हम करते भी हैं, वहाँ मुख्यमंत्री करते भी हैं कुछ, तो उससे पंचायती चुनाव खिसकने का खतरा हो जाएगा। तो मैं अभी नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि हरिद्वार के अंदर अब चुनाव समय पर हो जाए, सरकार जल्दी निर्णय कर ले। मगर मैंने इतना उनसे ज़रूर कहा है कि प्रशासन निष्पक्ष रहे, जितना हो गया यहीं पर बस करे और प्रशासन निष्पक्ष रहे। यदि प्रशासन निष्पक्ष नहीं रहा और फिर इसी तरीके का एटीट्यूड रहा जो एटीट्यूड बना रहा है, और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का इसी तरीके से उत्पीड़न होता रहा, जैसी शिकायतें आई हैं, तो फिर मैंने कहा हमें मजबूरन मुझे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री उपवास पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुझे वो करना पड़ेगा, मजबूरी है। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे, आप मेरे नॉलेज में पहली बातें इस गहराई तक नहीं आई, अब मेरी नॉलेज में आई है, मैं नजर रखूंगा। तो सर अब धरने पर 18 का जो आपका धरना था, अब मैं 18 तारीख को नहीं करूंगा, लेकिन ये मैंने स्थगित किया है और कब करेंगे, परिस्थितियां देखेंगे, किस तरीके से परिस्थितियां हरिद्वार के अंदर डेवलप होती हैं। यदि परिस्थितियां वही बनी रही कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो, सामाजिक कार्यकर्ताओं को तड़ी पार करने की धमकियां दी जाएं, पुलिस व्यवस्था का दुरुपयोग होता रहे, तो फिर तो भाई संघर्ष करना पड़ेगा। और हमारे पास वेपन क्या है, हमारे पास हथियार क्या है? सत्याग्रह हमारे पास हथियार क्या है, उपवास हमारे पास हथियार क्या है, प्रदर्शन, यही हम करेंगे। तो सर क्या आपको नहीं लगता कि सर जो सीएम की तरफ से आपको आश्वासन दिया गया है वो सही होगा, या फिर आपका स्टैंड क्या राज्य रहेगा? के मुख्यमंत्री पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास विकल्प क्या है? वो विश्वास करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। और दूसरा, वो मैं ज़रा उपनल के वो कर्मचारियों के लिए भी बहुत चिंतित था, दोनों उपनल के जितने लोग हैं उनके लिए भी चिंतित था, और साथ साथ जो है ये मेडिकल में लगे थे कोरोना काल में, उनके लिए भी मैंने दोनों का प्रश्न भी उठाया। उन्होंने कहा मेडिकल में जो लगे थे वो कोरोना काल के अंदर, उनका मामला मंत्रिमंडल में आ रहा है, मैं जल्दी उसको मंत्रिमंडल, ये अब जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें हम उसको ले आएंगे। सर एक सवाल ये है कि चयन आयोग का मसला क्या आपने चर्चा की या? उसमें कोई चर्चा मैंने नहीं की, मैंने एक कंसर्न उनसे ज़रूर कहा, लेकिन इतना मैंने ज़रूर कहा, मैंने कहा जो कुछ भी करिए इसमें राज्य के हित बहुत गहराई तक इन्वॉल्व हैं, और इसमें हमको बहुत कठोर कदम भी उठाना पड़ेगा, और साथ साथ जो है संस्था को भी खड़ा रखना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि जो नौजवान जो परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है, कहीं ऐसा न हो कि सारा सिस्टम गड़बड़ा जाए और परीक्षाएं जो है बहुत पीछे चली जाएं और वो लड़के जो है देखते रह जाए। तो इसलिए परीक्षाएं समय पर हों, संस्था
कि सफाई भी हो और इस मामले के अंदर ये संदेश जाए कि जो भी दोषी है, जिसने भी जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो कितने ही बड़े क्यों नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी करके। और मुख्यमंत्री ने हमारी बात से सहमति जाहिर की और बल्कि एक कदम और आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट लोगों को मिले। सर एक सवाल ये है कि धामी सरकार के 5 महीने कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी तक उत्तराखंड की जनता या तमाम अन्य लोगों ने कोई ऐसा मेजर डिसीजन सरकार का नहीं देखा है। अब क्या आप विपक्ष में होने के नाते क्या? मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं हर बार अपने बयान को आगे पीछे नहीं करता। मैंने पहले कहा किसी भी मुख्यमंत्री का आकलन करने के लिए 1 महीना 100 दिन ये काफ़ी नहीं है। हम 1 साल इंतज़ार करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। और हाँ, बीच बीच में जो सवाल आएंगे, जैसे ये सवाल पैदा हुआ है इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से भ्रष्टाचार घुस गया और उसका यह है कि सारा तंत्र जो है, परीक्षा तंत्र ध्वस्त हो गया। तो ये इस तरीके की जो हालात है, उन पर हम जरूर चाहेंगे कि सरकार दृढ़ता से काम करे। नहीं करेगी तो कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से सरकार के विरोध में। सर महेंद्र को लेकर के जो प्रदर्शन होगा उसमें हरीश रावत की क्या भूमिका रहेगी? मैं भी सम्मिलित होऊंगा और 28 तारीख को दिल्ली में जो है महंगाई हाय आज सबसे गड़बड़ा गया। सारे देश के अंदर एक आकार मचा हुआ है। हम तो प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो GST का लास्ट वाला जो डिसीजन है, इसी को वापस ले लीजिए, कुछ तो राहत लोगों को मिले। और ये कह करके भाजपा के नेतागण और मुंह चिढ़ाते हैं, कहते हैं नहीं लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, कोई असर नहीं पड़ा है। अरे उससे पूछो जिसका चूल्हा जो है ठीक से जल नहीं पा रहा है, व्यवस्था ठीक से हो नहीं पा रही है, कोई है ऐसा परिवार निम्न मध्यम आय वर्ग का जो परिवार आज जो है दुखी ना हो और महंगाई से त्रस्त न हो? हाँ। सर महेंद्र भट्ट जी का एक बयान रुड़की में आया है कि मुझे नहीं लगता कि तिरंगे का कोई सम्मान कर भी रहा है। पहले भी एक बयान आया था, एक बेतुका बयान इस बार फिर आ गया है। मैं समझता हूँ अभी अध्यक्ष ही ठीक से उनको राश नहीं आई है, जो एडजस्ट नहीं हुए। कोई सलाह देंगे? और इसलिए वो बहुत ये देखिए, न भाजपा न कांग्रेस न कोई संस्था इस बात के हकदार है कि किसी की राष्ट्रवादिता को जो है, राष्ट्रभक्ति को, कि वो का मापन करे। क्या अधिकार है? किसने किसी को अधिकार दे रखा है कि आप जो है राष्ट्रभक्ति का मापन करिए? राष्ट्रभक्ति है वो जिस समय व्यक्ति देश के लिए कुर्बान होता है, उस समय तिरंगा पहन करके थोड़ी जाता है। मन की भावना है, वो तिरंगा है। तो मन की भावना लोगों के राष्ट्र के प्रति समर्पण की है, उस पर हमको विश्वास करना चाहिए। और हमारे देश के 137 करोड़ सारे भाई बहन राष्ट्रभक्त हैं, परम राष्ट्रभक्त हैं, ये मान करके चलना चाहिए। और मैं समझता हूँ महेंद्र भट्ट जी विनम्र व्यक्ति हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गड़बड़ा रहे हैं, क्यों अपने बयानों को उलट-पुलट कर रहे हैं। सर, आप भ्रष्टाचार पर सीएम साहब की जो कार्रवाई अब तक हुई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि सीएम भ्रष्टाचार को लेकर थोड़ा सा सख्त है? इस समय मुख्यमंत्री की कठोर परीक्षा है। ये वाकया है जिसमें भाजपा के नेता की और भाजपा के तंत्र की संलिप्तता करीब करीब सिद्ध हो चुकी है। हाकिम सिंह अपने साथ भाजपा को लपेट चुका है और जो साक्ष्य आए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर ये निर्विवाद तरीके से सिद्ध हो चुका है कि हाकिम सिंह ये सारे तंत्र का एक पुर्जा है। इस पुर्जे का संचालन कुछ बड़े लोग कर रहे हैं, कुछ लोग अभी पीछे हैं। तो मुख्यमंत्री के लिए भी एक इम्तिहान की घड़ी है और मैं इसको अपने लिए भी, राज्य के लिए भी एक इम्तिहान की घड़ी है। यदि हमने ठंडे दिमाग से दृढ़ निश्चय
निर्णय नहीं लिया। मैं दोनों बात कह रहा हूँ, ठंडे दिमाग से विवेकपूर्ण तरीके से कोई दृढ़ निर्णय नहीं लिया, कहीं भी गलती कर दी, चूक कर दी, तो उससे हमारे बच्चों के भविष्य पर असर पड़ेगा। उससे राजनीति सर एक लास्ट सवाल ये है कि सर आज आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई है, 3 पद खाली है सरकार में, क्या बड़े होने के नाते सीएम साहब को कोई सलाह आपने दी है कि अभी आपकी टीम 11 पूरी नहीं हो मैं पाई? मुख्यमंत्री का शुभचिंतक तो नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं विरोध पक्ष का व्यक्ति हूँ। मैं तो चाहूँगा कि भाजपा कोलैप्स करे, मगर उसमें यदि हामी भी जा रहे हैं तो मुझे कोई शांति नहीं है। मगर मैं ऐसी सलाह दे करके अपने को उनके घोर विरोधी में शामिल नहीं करना चाहूँगा कि ये 3 पदों को भी भर लीजिए। यदि एक व्यक्ति ने कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय किया है तो वो निर्णय पर जितने दिन वो अटल रह सके उनको अटल रहना चाहिए। तुम लोग मेरी बात को हंस क्यों रहे हो यार? ये छुआ देते हैं ना, मैं आपको समझ में आ गया। निकाले चाय बागान की ज़मीन है, करीबन 5500 ज़मीन खुरदबुद कर दी है। उस पर बिल्कुल 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 लगा लो भाई। वो प्रदेश कार्यालय वाला सर, देहरादून, विकास नगर और प्रेम नगर के जो आर्किडिया ग्रांड है उसमें 5500 बीघा ज़मीन पूरी खुदा खुरदबुद हो गया। 350 बीघा जो ज़मीन का केस चलने वाला है 12 तारीख से कोर्ट उसे करने वाली है। आपको लगता है कि उसमें बीजेपी की ज़मीन भी है? देखिए, जब हमने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट देहरादून का मंजूर किया था और उसके लिए टी गार्डन की ज़मीन को छांटा था, तो उस समय जिस प्रकार से भाजपा से विरोध उठा था और कुछ लोगों ने विरोध किया था, अब उसका कारण मेरी समझ में आ गया है। क्योंकि जितने वेस्टेड इंटरेस्ट उस समय जो है उस प्रोजेक्ट के विरोध में आकर के खड़े हुए थे स्मार्ट सिटी के, आज ये पता चला है कि वो लोग किसी न किसी तरीके से ज़मीनों की खरीद फरोख्त में संलिप्त हैं। और वो ज़मीन जिसमें हम उस समय स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे थे, उसमें भाजपा ने तो खैर अपना कार्यालय बना लिया, उसमें बहुत सारे लोगों ने दूसरे तीसरे तरीके से भी ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर दिया है। बल्कि ये एक ऐसा बड़ा स्कैंडल है जिसको सीबीआई को यदि सौंपा जाए, सीबीआई तह तक पहुंच जाए, तो इससे ज़मीनों की खरीद फरोख्त का जो देहरादून में एक शरणार्थपूर्ण भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी जड़ तक साफ हो जाए। सर बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? बड़ा झटका बिहार में लगा है भारतीय जनता पार्टी को। सर आप किस तरह से आप देखते हैं? वरिष्ठ नेता आप हैं कांग्रेस के। रहीमन कर्मन गति तारे ना तारे, आपने अपने सहयोगियों को ख़त्म करते हैं। पहले पीडीपी को ख़त्म किया, फिर अकाली दल को ख़त्म किया, फिर इन्होंने जो है बीएसपी को ख़त्म कर दिया है करीब करीब, और फिर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को ख़त्म किया। ये सब पुराने साथी थे। नीतीश जी बहुत परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं देश के। उन्होंने ये समझ लिया, भाजपा के आचरण को समझ लिया। उनको लगा कि नेक्स्ट बारी जो है अब जेडीयू की है, तो उन्होंने अपने को बचा लिया। बल्कि मैं अपने भतीजे जगन रेड्डी जी को, जो आंध्र के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन तक भी सलाह पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि उनके पिता मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो मैं सलाह पहुंचाना चाहूँगा कि ज़रा बच करके रहना, बड़े नज़दीक जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी लेकर के साफ हो जाए। ठीक है।